अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ AS 9609 यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 24 है बेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम उसको देखेंगे। इसको मैं दो पार्ट्स में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियो पार्ट 1 को डील करेगी और द नेक्स्ट वीडियो वुड डील पार्ट 2 पर्टिकुलरली। लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स बेटा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में से मैं लेता हूँ और उसकी रीज़न ये है कि आपका जो पेपर है P1 P2 बेटा, उसके क्वेश्चंस का डिज़ाइन आपके सिलेबस पर बेस कर रहा होता है। सो मेक श्योर यू डू योर सिलेबस वेल इनफ और आप उस सिलेबस के लिमिट्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन को रखें ताकि कन्फ्यूजन ना आए बेटा। मूविंग अहेड विद टुडेज़ लेक्चर, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इन्वेंट्री किसको कहते हैं। देखो, इन्वेंट्री मटेरियल्स हैं, वो गुड्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी प्रोडक्शन के लिए, मार्केट में किसी सप्लाई को करने के लिए। आपको वो जो गुड्स चाहिए, जो मटेरियल्स आपको चाहिए होते हैं बेटा, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। मटेरियल्स और गुड्स रिक्वायर्ड टू अलाउ फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। लेकिन बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज इन्वेंट्री की ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे। इन्वेंट्री की टाइप्स कितनी होती हैं बेटा? 3 तरह की इन्वेंट्री जहन में रखिएगा। ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, स्टेट 1 टाइप ऑफ इन्वेंट्री। खैर, उसमें आप इन तीनों में से कोई एक भी अगर देंगे तो ये टिपिकली जो क्वेश्चन अभी मैंने बोला ये 1 मार्क में आता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक बेटा, इन्वेंट्री 3 तरह की हो सकती है। रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल होता है ये अनप्रोसेस्ड इन्वेंट्री होती है, रॉ फॉर्म में होती है, ये प्राइमरी सेक्टर से आपको मिलता है। और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी टाइप है बेटा। वर्क इन प्रोग्रेस किसको कहते हैं? देखें, अगर इमेजिन कर लें, अगर आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं और आपके पास अगर वुड, लकड़ी, टिम्बर पड़ा हुआ है, लेकिन उस लकड़ी को आपने अभी किसी भी तरह से कटिंग नहीं की हुई है, उसको आप किसी डिज़ाइन में आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो वो रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही आप उसको मूव करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, अब उस लॉग को, अब उस टिम्बर को, उस लकड़ी को आप वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बेटा वो वाली इन्वेंट्री होती है जिस पर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर वो थर्ड कैटेगरी में आती जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स ये फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री रखते होते हैं बेटा। हम जितनी भी शॉप्स में विजिट करते हैं उनको आमतौर पर रिटेल शॉप्स कहा जाता है, और वहाँ पर जितना भी आप गुड्स देखते हो वो एक इन्वेंट्री है उन शॉप्स की, लेकिन वो फिनिश्ड गुड्स हैं। नाउ वी हैव दिस कॉन्सेप्ट। अब मे बी आपको पेपर में आ जाए, डिफाइन करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। यार, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जब भी मैनेजमेंट का वर्ड आता है उसमें प्लान करना, किसी चीज़ को अरेंज करना, उसको संभाल कर रखना, ऑर्गेनाइज करना। देखो, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा? नंबर 1, पहली चीज़, आपको जो इन्वेंट्री चाहिए, जितनी इन्वेंट्री चाहिए अपने जिस बिजनेस के लिए भी, उस इन्वेंट्री को, उस रॉ मटेरियल को, उन सप्लाईज को, उन गुड्स को, उस मटेरियल को अरेंज करना। नंबर 1, अटेन करना। नंबर 2, फिर जब आपको एक रॉ मटेरियल मिला, उसको आप संभालेंगे, उसको कहीं पर प्रिजर्व करेंगे, कहीं पर स्टोर करेंगे, ये मेंटेन हो गया। और फिर आपको उस रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली आप मार्केट में बेचेंगे। आप मे बी आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी फिनिश्ड गुड के अंदर, मे बी आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं पैकेजिंग के ज़रिए, मे बी आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ ग्रेडिंग के अंदर। तो वट एवर अपडेट यू नीड टू डू, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच यहाँ पर बेटा इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनर बड़े पसंद करता है। कोशिश करें इनको आप अपने आंसर्स में यूज़ करें। सिस्टमैटिक अप्रोच टू अटेन, हासिल करना, मेंटेन, संभालना, मैनेज करना, एंड अपडेट। और जो भी आपको उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए उस पर उसको अपडेट करना। वट एवर रिक्वायर्ड लेवल्स, टाइप एंड लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री टू बी मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी, जिस टाइप की भी इन्वेंट्री आपको चाहिए थी, जिस क्वांटिटी में चाहिए थी, और यहाँ पर आप एक क्वालिटी का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको अटेन करें, मेंटेन करें और अपडेट करें। वाई? ताकि आप अपने बिजनेस की, सो दैट यू कैन मीट द सप्लाई चेन नीड्स ऑफ द बिजनेस। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस इन्वेंट्री इसलिए नहीं रखता कि उसको बड़ा पसंद आए, वो दिल करता है कि वो अपने गोडाउन्स में या अपनी शॉप में भरी हुई इन्वेंट्री देख के खुश होता रहे, बल्कि किसी भी बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव, गाड़ियों का अगर शोरूम भी हो तो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, येस वो उसकी इन्वेंट्री है, लेकिन उसका मकसद उन गाड़ियों को देखना नहीं होता बल्कि उनको मार्केट में सेल करना है। लेट्स मूव अहेड। बेटा, आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है कि एक बिज़नेस ध्यान दे इस चीज़ पे
कि उसकी इन्वेंट्री अच्छी तरह से मैनेज हो रही है। देखो पहली चीज़ ये, अगर आपके पास सही लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा, अगर आपके पास सही क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री होगा तो आपकी अच्छी सेल्स होगी, नंबर 1। नंबर 2, इससे फिर आप अपनी मार्केट की डिमांड को अच्छा पूरा कर सकेंगे। और जब ये सब चल रहा है तो लोग प्रेफर करेंगे आपके बिज़नेस से आके ख़रीदना, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जो भी ख़रीदना चाह रहे हैं। इससे आपकी कंपेटिटिवनेस और गुडविल बेहतर होती है। फर्दर अगर बेटा हम इसमें देखें, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये जो चौथा बुलेट है, इट हेल्प्स टू मेंटेन एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो बड़ी सीधी सी चीज़ है यार, एक बिज़नेस का कोई रेंट होगा, कुछ स्टाफ होगा, उनकी तनख्वाहें, सैलरीज या वेजेस होंगी, कुछ बिजली के बिल होंगे, कुछ अदर एनर्जी यूटिलिटीज़ होंगी उसकी। आखिर ये सब क्या हैं? ये एक्सपेंसेस हैं, इन्वेंट्री नहीं कहते ना भाई, ये सब कॉस्ट्स हैं बिज़नेस की। अब ये सब कॉस्ट वो बेचारा बर्दाश्त तो कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि कुछ बनाएगा, कुछ खरीदेगा, कुछ लाएगा, बेचेगा, तो वो पैसा कमा लेगा। अब अगर आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं है तो आपकी ये कॉस्ट्स ही नहीं रिकवर होंगी। इसलिए अगर इन्वेंट्री आपके पास, इफ़ यू हैव द राइट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपके पास इन्वेंट्री का सही लेवल है, जो क्वालिटी चाहिए, जिस क्वांटिटी में, जिस कंडीशन में चाहिए, अगर वो है आपके पास अवेलेबल, तो इससे आप अपनी सेल्स को एक्वायर करेंगे, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा। सो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, वो स्टाफ था, वो गोडाउन्स थे, वो फैक्ट्री था, वो अच्छी इस्तेमाल, वो एफिशिएंट यूज़ में आ जाएगा। मोर ओवर बेटा, एक बिज़नेस की जो सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी है, अब इमेजिन कर लें अगर आपकी एक फैक्ट्री है और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से मोबाइल फ़ोन्स अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में 100 शॉप्स हैं जो आपसे मोबाइल फ़ोन्स लेना चाह रही हैं, लेकिन आपके अलावा और ब्रांड्स भी तो होंगे जो मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, कोई फिर इम्पोर्टिंग ब्रांड्स भी होंगे। तो जो शॉपकीपर है उसके पास बहुत ऑप्शन है, वो आपसे भी ले सकता है और 4 और ब्रांड से भी ख़रीद सकता है। किससे ख़रीदेगा? जो रेगुलर सप्लाई देगा, जो शॉपकीपर्स की रिक्वायरमेंट, उनकी क्वालिटी, उनकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को स्टेबल कर सकेगा। तो अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेज्ड है, अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो इससे आपका अपना सप्लाई चेन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इन सब से बेटा जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट फिर डेवलप होता है वो बिज़नेस की कॉस्ट्स, कि आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी है तो आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी से, इट लीड्स टू जस्टिफाइड कॉस्ट्स, कि आप पैसा कमाओगे, यू वुड अर्न, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री वेल मैनेज थी, आपकी सेल अच्छी है, आपके सेल रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, आपकी कॉस्ट्स पूरी हो रही हैं। ब्रेक इवन की भी बात अभी आगे चल के हम देखेंगे। बहरहाल लेट्स मूव अहेड। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स हैं? अब ये पेपर में आ सकता है इसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन, यार क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड करें? यहाँ पर मैं एक बात बेटा और ऐड कर दूँ, जब भी बिजनेस स्टडीज़ में इन्वेंट्री बिल्ड करने वाला कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक वर्ड प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बफर इन्वेंट्री। बफर कहते हैं किसी भी चीज़ को होल्ड करने को, जमा करने को, जोड़ने को। तो ये हिडन वर्ड है, कहीं भी आ गया इन्वेंट्री होल्ड हो रही है, इन्वेंट्री बिल्ड हो रही है, इन्वेंट्री को आप हेल्ड कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप बफर्स को डेवलप कर रहे हैं। खैर लेट्स मूव अहेड। क्या प्रॉब्लम आती बेटा अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखें? वेल, नंबर 1, उसके लिए ज़्यादा आपको स्टोरेज कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको स्पेशल स्टोरेज अरेंज करनी पड़ेगी, गो डाउन हो सकता है, वट एवर, उस पर पैसा लगेगा। नंबर 2, बेटा जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री उतना ज़्यादा ख़तरा होगा कि कहीं गिर गई, कहीं ख़राब हो गई, कहीं पुरानी हो गई, तो रिस्क ऑफ वेस्टेज बढ़ जाएगा। ऑब्सोलिसेंस कहते हैं किसी चीज़ का पुराना हो जाना। हो सकता है आपने लेट्स से आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं और आपने बॉस कंपनी से, जो फर्नीचर बनाते हैं, जो चेयर्स बनाते हैं, आपने एक डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेके रख ली कि मैं बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। किसी वजह से यार उस महीने नहीं सेल हुई तो आपके लिए तो वो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? मार्केट में बेटा नए कलर्स, नए डिज़ाइंस, नया फैशन, ये सब चलता रहता है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ बॉस कंपनी नया डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च कर दे, लेकिन आपने तो पुराना डिज़ाइन रखा हुआ था, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ये रिस्क था क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री उसकी बिल्ड कर ली। फिर वर्किंग कैपिटल टाई अप हो जाता है आपका गुड्स में जो आपने स्टोर किए होते हैं। अगेन लॉजिकली अगर आप देखें बेटा, क्या होता है, हर बिज़नेस का एक बजट होता है। बजट को यूँ ले लो जैसे आपकी पॉकेट मनी होती है। अब आपको पता है यार मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, मैंने उसमें महीने में अपने 10 पंगे करने हैं,
को मोबाइल फ़ोन को कुछ अपग्रेड करना है, कोई मैंने कवर लेना है, मैंने कोई हैंड्स फ्री लेनी है, मैंने कोई गाड़ी में फ्यूल करना है, लेट्स से इमेजिन कर लो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब अगर आप उस पॉकेट मनी से, उस बजट से एक बार ही सब कुछ लेकर आप एक पार्टी कर लेते हैं सारी, तो वो बाकी काम किसने करने थे भाई? यही प्रॉब्लम्स बेटा इन्वेंट्री में भी आ जाती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेके रख लिया तो आपने सारा वर्किंग कैपिटल, वो पैसा जो कोई तनख्वाह देने में इस्तेमाल होना था, किसी ऐड को पे करने में इस्तेमाल हो, वो सारा तो आपने एक जगह पे फंसा दिया। फिर इससे नेक्स्ट बजट एलोकेशन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वही हरकत कर बैठे हो, पर अगर पैसा सारा इन्वेंट्री में लगा बैठे हो तो यार वो एक्सपेंसेस किसने बाकी बेयर करने थे, वो कहाँ से पे ऑफ करने थे, जिससे फिर वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ आते हैं। वर्किंग कैपिटल इश्यूज़, इसमें वर्किंग कैपिटल आई होप वर्ड मेजॉरिटी बच्चों को इस स्टेज पर क्लियर हो, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इफ़ इन केस अगर किसी को नहीं बेटा, बिजनेस में पैसा जब इस्तेमाल होता है, आप तनख्वाह देते हो, आप रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री ख़रीदते हो, आप बिजली का बिल पे करते हो, एक प्रोडक्ट बनता है उस मशीन का बिल पे करते हैं, एक गाड़ी का आप ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल पे करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाए, ये सारा पैसा वर्किंग कैपिटल आता है। तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप सिर्फ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठ गए। इसके बाद बेटा हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला। देखो यहाँ मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बड़ा एक सिंपल वे से बताने की कोशिश करता हूँ। इमेजिनेबली अगर किसी बच्चे को नहीं आता, फॉर एग्जांपल देखें, बिजनेस में बेटा हम हर वक्त फैसले ले रहे होते हैं, डिसीजंस लेते हैं हम, डू एक्स और डू वाई, नए प्रोडक्ट को ग्रीन कलर में लॉन्च करें या ब्लू में लॉन्च करें, तो हर वक्त हम फैसले ले रहे होते हैं, ठीक है। जो फैसला हमने लिया, जो चॉइस हमने चूज़ की है, वो तो हमारी चॉइस है। जो ऑप्शन हमने नहीं चूज़ की, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको हमने नहीं चूज़ किया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब होगा क्या, देखो इसको सिंपल सा फ्रेम है, पैसा कहाँ लगा बैठे हो? इन्वेंट्री में। वो पैसा कहीं और भी जाना था, कोई लेबर पे होनी थी, कोई ऐड पे होना था, कोई गाड़ी का फ्यूल पे होना था, अब वो तो नहीं होगा। तो जो काम आपने किया वो इन्वेंट्री ले ली, वो तो एक चीज़ हो गई, और जो करने वाले थे वो अब नहीं किए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए। अब वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई और ये लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज अब आप लेबर को पे नहीं कर रहे, लेबर नहीं पहुंच रही, या एडवर्टीजमेंट पे नहीं कर रहे, आपकी डिमांड इतनी अच्छी नहीं बन रही, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर बेटा लेबर एंड स्टाफ कॉस्ट्स नीडेड फॉर सुपरविजन एंड हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री। वेल कॉमन सेंस, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे उतना ज़्यादा आपको तनख्वाहें और रिसोर्सेज और गोडाउन्स, तो आपके बिजनेस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर तो फिर बड़ा ख़तरा हो गया कि अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड करेंगे तो उसमें रिस्क्स हैं। अब इसका बेटा बैलेंस मिलता है हमें इस स्लाइड में। फिर लॉजिकली क्या करना चाहिए कि इन्वेंट्री कम रखें? वेल यू कांट से येस, यू कांट से नो। वाई? क्योंकि अब इस स्लाइड में बेटा आप देखेंगे, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार अगर एक बिज़नेस बहुत कम इन्वेंट्री रखे, लो लेवल का मतलब है वो जो बिल्ड करता था अब उसने वो ख़त्म कर दिया, अब वो कहता है ठीक है मैं एक मिनिमल लेवल रखूँगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या रिस्क हैं? देखो पहला रिस्क तो फिर वही है, अगर आपकी डिमांड थी आप रोज़ाना के 200 पिज़्ज़ास बेचते थे, लेकिन आपने इस बार इन्वेंट्री बस थोड़ी रखी बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, रॉ मटेरियल ज़ाया कर बैठे हो, अब आपने सिर्फ 100 पिज़्ज़ास लिए, तो क्या होगा? वो जो बाकी 100 पिज़्ज़ास थे उसकी सेल्स तो आपकी गई। इससे फिर नंबर 2, आपकी जो कस्टमर डिमांड है बेटा उसको मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उससे क्या होगा? फिर बिज़नेस की गुडविल सारी ख़राब होगी, कंपेटिटिव नहीं रहेंगे आप। उससे क्या होगा? वही चीज़ें जो ऊपर हमने पढ़ी थी उनको उलट करते जा रहे हैं। फिर आपके जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी थी उसको आप इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे होंगे। फैक्ट्री है, गोडाउन है, सब कुछ है, शॉप है, बड़ा मॉल है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर इन्वेंट्री पूरी नहीं है तो भाई वो सारे तो खर्चे हैं, वो सारे तो एक्सपेंसेस हैं, कमाओगे कहाँ से उनको? वो सारा रिसोर्स तो आपका इनएफिशिएंट हो गया, लेबर की तनख्वाह भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। और नेचुरली फिर क्या होगा बेटा, आपका जो स्टेबिलिटी है, वो जो आपके रिटेलर्स थे, वो जो आपके होलसेलर्स थे, वो जो आपके बायर्स थे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपका सप्लाई चेन स्टेबिलिटी फॉल करेगी। और इससे फिर ब्रेक इवन क्या होता है, इसको एक बड़े सिंपल से वे में समझ लो बेटा।
आपने 1 महीने का बिल दिया, 1 महीने का रेंट दिया, 1 महीने की तनख्वाहें दी, ये आपने सब पैसा लगा दिया है। अब करना ये क्यों लगाया? ताकि आप कुछ बनाओगे, उसको बेचोगे और कुछ कमाओगे। अब फ़र्ज़ कर लो अगर आपके 1 महीने के सारे एक्सपेंसेस मिला लें वो 1 लाख रुपए बनते हैं, तो कम से कम 1 महीने में कितना कमाना है आपको नुकसान से बचने के लिए? 1 लाख। इतना ही तो लगा है, कम से कम इतना तो आए। अगर 1 लाख लगा के आप 1 लाख कमा लेते हैं, इतना बना लिया कि 1 लाख कमा लिया, अब प्रॉफिट में नहीं गए हो अभी, लेकिन लॉस से भी निकल आए हो, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो जब पूरी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, जब पूरा रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, जब आपके पास फिनिश्ड गुड्स ही नहीं है शॉप के अंदर बेचने के लिए पूरे, तो फिर आपको ब्रेक इवन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लो प्रॉफिट मार्जिन एंड बिजनेस सर्वाइवल, वेल नेचुरली इन सारी प्रॉब्लम्स को जब आप एक ग्रॉस व्यू में देखेंगे तो इससे बिज़नेस का सर्वाइवल थ्रेड पे चला जाएगा। आगे बेटा बात करते हैं, ये एक अजीबोगरीब सी चीज़ आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इस टॉपिक को कहते हैं यार इन्वेंट्री चार्ट। अब इसमें एक बात को समझ लो, जो आपका सिलेबस है उसमें इन्वेंट्री चार्ट्स की किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं है आपके सिलेबस में। दोबारा सुन लें प्लीज़, इन्वेंट्री की किसी किस्म की चार्ट की कैलकुलेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, आपके सामने चार्ट बना हुआ है, वो डाटा पूछ सकता है कि बताओ कितनी इन्वेंट्री है, पहले कितनी रखी थी, आज कितनी इन्वेंट्री, इस तरह के क्वेश्चंस तो आ सकते हैं लॉजिकल किस्म के, लेकिन जो इन्वेंट्री की पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने कर रहा हूँ, इसकी छोटी छोटी सी चीज़ें बस समझ लो यार। देखो इसमें ये जो पहाड़ियाँ सी बनी हुई हैं, ये बेसिकली किसी भी बिज़नेस का लेवल ऑफ इन्वेंट्री है। अगर आप वाई एक्सिस को देखें, ये जो आपकी लेफ़्ट साइड है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट करके दिखा सकूँ। देखो यार, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली सारी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका यूनिट्स हैं। अब देखो मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी इस बिज़नेस में कभी भी नज़र आ रही है, 60 यूनिट्स। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, मिनिमम ये बिजनेस कितना रख रहा है अपने पास। अगर आप इसको देखें गौर से, 10 से नीचे नहीं जा रहा, मेरा हाईलाइटर थोड़ा सा 10 से ऊपर है, सॉरी फॉर दैट। मिनिमम इस बिजनेस के पास, देखो पहले दिन इस बिजनेस की इन्वेंट्री 60 है, इसने भरा हुआ है गोडाउन अपना 60 पे। अब 60 के बाद वो लाइन नीचे को जा रही है, वो क्या शो कर रहा है कि वो इन्वेंट्री बेच रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो भी हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है। लेकिन 10 पे जाके वो दोबारा वापस उसकी पहाड़ी फिर वहीं पर 60 पर पहुंच गई। क्या हुआ 10 पे जाके, क्या हुआ? वेल 10 पे जाके दोबारा रिफिल हो गया। कितना रिफिल हुआ? अब देखो 10 से 60 पे गए हो तो कितना रिफिल करोगे? 50 रिफिल हुआ। तो इसने कितना इन्वेंट्री ऑर्डर किया था? द आंसर वुड बी 50। ठीक। दूसरी चीज़, अब आप इसमें ये जो अजीब सी यहाँ पर एरोज आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले सारे, ये क्या पंगा है भाई? ये लीड टाइम है। लीड टाइम किसको कहते हैं बेटा? लीड टाइम सुनने, गौर से सुनना इस बात को, ठंडे दिमाग के साथ, गुस्सा नहीं करना। लीड टाइम कहते हैं बेटा, आपने आज ऑर्डर किया अपने सप्लायर को, जो भी आज का दिन है इसको जहन में रख लो, और ठीक 2 दिन बाद सप्लायर ने ऑर्डर आपको पहुंचाया, तो सप्लायर ने ये जो टाइम लिया इसको भाई लीड टाइम कहते हैं। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, जब इसकी इन्वेंट्री, अगेन मैं हाईलाइट करता हूँ बेटा, इस बिज़नेस में जब इसकी इन्वेंट्री यहाँ पर पहुँचती है, ये जिसको मैंने अब हाईलाइट किया है 20 पर, ये रीऑर्डर लेवल है। मतलब क्या है? देखो 60 पर इन्वेंट्री थी, कम हो रही है, कम हो रही है, जैसे ही 20 पर पहुँचे तो सप्लायर को फ़ोन कर दिया, ईमेल कर दी, लड़का चला गया, जो भी हुआ सप्लायर को कह दिया कि भैया मुझे इन्वेंट्री और चाहिए। अब आप कितने पे हैं? 20 पे। लेकिन आप देखें 20 पर आपने सप्लायर को इन्फॉर्म किया, सप्लायर ने फ़ौरन नहीं पहुंचाया, शायद थोड़ा डिस्टेंस होगा। सप्लायर पहुंचाता है जब आप 10 पर पहुंचते हैं, और हमेशा ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत स्टेबल किस्म का एक पूरा इन्वेंट्री चार्ट है, जिसमें सप्लायर हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम ले रहा है। अच्छा, 10 पे जाके कितना मिला? 50। हमने अभी वो ये सारे ग्राफ में बार बार नज़र आ रहा है। तो ये वो चीज़ें बेटा जो आपको पेपर में आ सकती हैं। इस ग्राफ को लेबल करना, इसका मैक्सिमम लेवल 60 है, मिनिमम लेवल 10 है। अब यहाँ पर आप कहेंगे यार ये मिनिमम लेवल, ये जो 10 जहाँ पर लिखा हुआ है उधर, ये वर्ड क्या है? ये बफर क्या है? मैंने अभी बताया था, बफर कहते हैं होल्ड करने को, होल्ड करने को।
बिल्ड करने को ओरिजिनली नहीं कहते, बफर कहते हैं किसी चीज़ को जमा करना। वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ बेटा, आप ये जो ऊपर मैक्सिमम बफर लिखा हुआ है, ये जो मैक्सिमम बफर लिखा हुआ है ये वाला, आप इसके साथ भी बफर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिजनेस किसी भी स्टेज पे जब मैक्सिमम लेवल पे होता है तो उसके पास 60 का बफर होता है। अब इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा जो रख सकते हैं वो मैक्सिमम लेवल है, इसको आप मैक्सिमम बफर कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 होल्ड किया हुआ है। कम से कम ये बिजनेस कितना होल्ड करके रखता है, हम देखते हैं कभी भी 10 से नीचे नहीं जा रहा, तो ये मिनिमम बफर है इसका, इतना उसने होल्ड हर वक्त किया होता है। फिर रीऑर्डर लेवल कब हो रहा है? जब वो 20 पे आता है। कितना रीऑर्डर कर रहा है वो आप ग्राफ से देख के होपफुली बता सकते होंगे कि 50 रीऑर्डर कर रहा है। इससे बेटा अब आगे चलते हैं। फाइनली ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए? लीड टाइम। लीड टाइम क्या था? सप्लायर को ऑर्डर कब किया और उसने डिलीवर कब किया, ये जो टाइम टेकन है ये लीड टाइम है। बफर लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है द मिनिमम इन्वेंट्री लेवल दैट शुड बी हेल्ड। अगेन बेटा वो जो हेल्ड वाला वर्ड है दैट इज़ व्हाट डिफाइंस बफर। किसी भी, अब मेरा बिजनेस है फॉर एग्जांपल और मेरी एक शॉप है फ़र्ज़ कर लो, और मैं इस शॉप में अगर कोल्ड ड्रिंक्स बेचता हूँ, खुदा ना खास्ता वैसे डेंजरस होते हैं ना पिया करो प्लीज़, कोल्ड ड्रिंक्स अगर मैं बेच रहा हूँ और मुझे पता रोज़ाना का मेरे कम से कम 200 क्लाइंट्स आते हैं, मेरे 200 कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं, लेकिन मैं 2000 रखता हूँ, तो मेरा मिनिमम बफर क्या होगा? 200, जो मेरी रूटीन डिमांड है। फिर बेटा रीऑर्डर लेवल किसको कहते हैं? बेटा दैट पॉइंट एट विच द रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट बैच फॉर ऑर्डर ऑफ इन्वेंट्री इज प्लेस्ड। थोड़ा सा मैं अगर इसको चबी करेंगे तो सादे लफ्ज़ों में बेटा वो जो भी पॉइंट है जिस पर आप अपने इन्वेंट्री को रीऑर्डर कर लेते हैं। और आखिर में हमारे पास एक टर्म है, अब ये टर्म मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसको देख के खौफजदा नहीं होना। इस टर्म के लिए कैलकुलेशंस नहीं करनी, इसको सिर्फ आराम से समझ लो, सिर्फ सुन लो। यार ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें लंबी साइंस में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखें। अभी हमने पीछे पढ़ा अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखो तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम रखो तो भी इश्यूज़ हैं, तो फिर करें क्या? वेल हर बिजनेस बेटा कुछ कैलकुलेशंस करता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस झंझट में नहीं पढ़ेंगे। और वो कैलकुलेशंस करके ये निकाल लेता है कि वो कौन सा इन्वेंट्री लेवल है जिस पर मेरी स्टोरेज कॉस्ट और रीऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हैं। अब ये नहीं भी समझ आ रहा तब भी खैर है, बस ये दोनों वर्ड्स ज़हन में बिठा लो सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए अगर आ जाए। दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, वो वाला इन्वेंट्री लेवल वो 20 है, 30 है, 40 जो भी है, जिसपे आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट कि उसको संभालना है, उसके लिए कुछ रेफ्रिजरेशन है जो भी है, और आपकी रीऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको वापस रीऑर्डर करना है, ये दोनों इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। लेकिन इससे ज़्यादा इसमें दिमाग को परेशान नहीं करना। दैट्स इट। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, एंड आई होप यू माइट हैव बेनिफिटेड। इसको प्लीज़ बुक रीड ज़रूर करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह बी इन टच।